कोलकाता शहर, जिसे कभी भारत की धड़कन माना जाता था, जिसे हम सिटी ऑफ पैलेसेस और सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। एक ज़माने में यह शहर भारत की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। इसे गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। सिंगापुर जैसे आज के आधुनिक शहर की नींव भी कोलकाता से ही रखी गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता शहर पत्तों के महल की माफिक ढह गया? जानेंगे पूरी बात आज के हमारे एनालिसिस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्म और हम बात करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ कोलकाता के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे आधुनिक सिंगापुर के निर्माण की वजह भी कोलकाता ही बना। तो दोस्तों, वैसे तो कोलकाता सदियों से एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब रहा है, जिसे कालीकता के नाम से पहचाना जाता था। ये कालीकता या कालीघाट एक पवित्र स्थल था जहां काली माता का प्राचीन मंदिर पाया गया है, और इसी जगह पर अंग्रेजों ने कब्जा करके आधुनिक कोलकाता को बसाया था। अंग्रेजों के कब्जे में आने के बाद धीरे धीरे कोलकाता शहर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मथक बनने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बिजनेस चाइना, जापान और अन्य पूर्वीय देशों के साथ करना था, और इसीलिए कोलकाता एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, और इसी वजह से कोलकाता को गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता था। धीरे धीरे कोलकाता का बिजनेस बढ़ता जा रहा था। पूर्वीय देशों से यूरोप को जोड़ने में कोलकाता एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। अभी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी को नए लोकेशन की तलाश थी, और सिंगापुर कोलकाता से नजदीक था, इसीलिए अंग्रेजों की पसंद सिंगापुर बना। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी स्टैमफोर्ड रफेल ने आधुनिक सिंगापुर की नींव रखी। उस वक्त सिंगापुर ब्रिटिश भारत के तहत आ गया। सिंगापुर को कलकत्ता के आदेश को मानना होता था। उसके बाद सिंगापुर के डेवलपमेंट का छोटा से छोटा डिसीजन कलकत्ता से लिया जाता था। राफेल का यह सपना था कि सिंगापुर भी कलकत्ता जैसा डेवलप शहर बने। 1836 तक सिंगापुर को डेवलप करने के लिए अंग्रेज अधिकारी कोलकाता का आदेश मानते थे। बाद में सिंगापुर को ब्रिटिश भारत की रीजियोनल कैपिटल करार कर दिया। फिर भी 1867 तक सिंगापुर ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, और वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। यहाँ तक भारत की आज़ादी के वक्त तक सिंगापुर कलकत्ता से कहीं पिछड़ा था, लेकिन आज सिंगापुर कलकत्ता से कहीं कदम आगे है। तो कोलकाता के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतना पिछड़ गया? अब हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दरअसल आज़ादी के वक्त तक कोलकाता भारत की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। बड़े बड़े बैंक और कैपिटल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स कोलकाता में बेस बना के रहते थे। उस वक्त तक कोलकाता में सबको काम मिलता रहता था, और सबसे ज़्यादा काम जूट इंडस्ट्री देती थी। लेकिन उसके बाद कोलकाता में जूट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनको आज़ादी का खामियाजा भुगतना पड़ा। देश के बंटवारे से जूट की फैक्ट्रियां तो कोलकाता में आ गई, और जूट का रॉ मटेरियल तैयार करने वाले खेत ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज के बांग्लादेश में चले गए। जूट एक्सपोर्ट कोलकाता शहर का इम्पोर्टेंट बिजनेस था, जो पूरी तरह से ढह गया। एक तरफ से टूटते बिजनेस और दूसरी तरफ पश्चिम पाकिस्तान से आते रेफ्यूजी ने कोलकाता को आधा बर्बाद कर दिया था। यहाँ से आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल और उसके नज़दीक रहे नेचुरल रिसोर्स से भरपूर इलाकों का फायदा अब तक कोलकाता को मिलता रहता था। माइनिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी कोलकाता में अच्छी खासी बनी हुई थी, लेकिन 1952 में भारत सरकार ने रेलवे द्वारा माल परिवहन को सब्सिडाइज कर दिया। उस वक्त सरकार की यह मंशा थी कि देश में सभी जगह पर उद्योगों का विकास हो, और सरकार की इसी पॉलिसी का खामियाजा कोलकाता ने भुगता। बंटवारों से बड़ी आबादी और मरते उद्योग ने कोलकाता को और पीछे धकेल दिया। बेकारी ने लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1959 से लेकर 1917 तक पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन का दबदबा बना रहा। आए दिन कारखानों में आंदोलन और तालाबंदी की घटनाओं ने बचे कुचे उद्योगों को भी मरने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में घातक नक्सलवाद का जन्म हुआ, जिससे बड़े उद्योग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपने आप को अनसेफ महसूस किया। इन सब ने भारत की वेस्टर्न लाइन और मुंबई की ओर रुख कर लिया। उसके बाद 1971 के वॉर ने
टूटते कोलकाता को और तोड़ दिया। रेफ्यूजीज की मार ने वेल डेवलप्ड सिटी को स्लम सिटी बना दिया। यहाँ से कोलकाता की गिरावट ने तेजी पकड़ी। एक और बात हम करें और इतिहास को गौर से देखें तो आज के कोलकाता की वजह 1977 का इलेक्शन भी कहा जा सकता है। दरअसल 1977 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जीत हुई और करीब 46 साल तक मतलब 2011 तक पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी रही। इस सरकार ने उद्योगों की जगह कृषि और छोटे उद्योगों पर ध्यान दिया और कम्युनिस्ट सरकार की यह फॉर्मूला बुरी तरह से फेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट सरकारें कभी भी सेंटर के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, जिसका खामियाजा कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल को भुगतना पड़ा। आज के दिन भी अगर आप देखें तो हायरली एजुकेटेड बंगालीज सबसे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं और यही एक कड़वा सच है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मज़े की एक बात करना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 और 70 के दशक में उद्योगों पर ताला लगाकर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की थी। 2011 में टीएमसी ने भी टाटा प्रोजेक्ट को बंद करवा के सत्ता हासिल की थी, जबकि एक समय पर कलकत्ता के आदेश को मानने वाले सिंगापुर ने जेआरडी टाटा को वेलकम किया था। अब ये हमें सोचना चाहिए कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम अपने ही पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद मेरे दोस्तों।